हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनवराज आपके लिए 67th बीपीएससी प्रीलिम्स की डिस्कशन वीडियो लेकर आ गया हूं। यहां पर हम जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कंप्रिहेंसिव मैनर में हम सवालों को डिस्कस करेंगे ताकि मैक्सिमम जो हम यहां से इंफॉर्मेशन जो है गैदर कर सकें। पहला क्वेश्चन है माउंट ओलंपस से कि माउंट ओलंपस किस कंट्री में लोकेटेड है। स्पेन में है या फिर जर्मनी में या फिर इटली में या फिर ग्रीस में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब आपको सोच के विचार के और सही जवाब देना है। चलिए मैं थोड़ा आपको ऑफ ट्रैक करता हूं और मेरा अभी आपसे ये सवाल है कि क्या आप बता सकते हैं कि जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है इनकी शुरुआत किस कंट्री से हुई थी। क्या आपको ओलंपिक्स और ओलंपस इन नामों में कुछ सिमिलरिटी लग रही है? बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस। ग्रीस की राजधानी एथेंस। और जो माउंट ओलंपस है ये हाईएस्ट माउंटेन है ग्रीस का। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के लिए हाईएस्ट माउंटेन कौन है, एशिया का कौन है, यूरोप का कौन है, या फिर कोई कंट्री स्पेसिफिक। तो इसी तरीके से ग्रीस का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट ओलंपस। और इसका काफ़ी कनेक्शन है ग्रीक माइथोलॉजी में। और 1938 में इसको एक नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया और आगे चल के ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी बन जाता है। अब देखिए ये मैप, और इस मैप को देखने से आपको ये आइडिया लग गया कि ये टर्की है और ये टर्की का वो हिस्सा है जो यूरोप में पड़ता है। और यहाँ पर इस्तांबुल शहर है दोनों साइड। ये आप समझ रहे हैं कि ये ब्लैक सी है और ये एजियन सी है, ये सी ऑफ मरमरा है। अब क्या आप बता सकते हैं कि इस स्ट्रेट का नाम क्या है और इस स्ट्रेट का नाम क्या है? ठीक है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड एक वाटर बॉडी है, इसको एजियन सी कहते हैं। और एजियन सी से बाउंड्री लगती है ग्रीस की, और ग्रीस में इस जगह पर लोकेशन पड़ता है माउंट ओलंपस का। यहाँ पर आप देखिए ये मैसेडोनिया देश है, ये अल्बानिया है और ये बुल्गारिया। एक आपको आइडिया लग गया इस जगह का। और देखिए ये यूरोप की हम बात कर रहे हैं। यूरोप को कई बार हम लोग बातचीत में कहते हैं पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पेनिनसुला हैं। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? ऐसा लैंडमास जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हो। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये जो रीजन है इसको कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला, या फिर ये बाल्कन रीजन है, यहाँ पर बाल्कन माउंटेन है। इसको कई बार हिस्ट्री में बारूद का पीपा भी कहा जाता था। और वैसे भी जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और जो पार्टीशन की कहानी पढ़ते हैं कि हमारा देश, एक देश भारत आज़ाद हो रहा था या 500 प्लस रियासतें आज़ाद हो रही थी, वहाँ पर एक टर्म यूज होता है बाल्कनाइजेशन। वो इसी बाल्कन रीजन के लिए चर्चा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरीके का विखंडन देखा था। यहाँ छोटे 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 नेशंस बन जाते हैं। ये आल्प्स जो है जो कि सबसे प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज हो गया यूरोप के लिए। बाकी आपको आइडिया लग गया, ये यूराल माउंटेन है और यही यूराल माउंटेन और यूराल रिवर जो है ये अलग करते हैं यूरोप को एशिया से। यहाँ पर आपको कॉकेकस माउंटेन नजर आ रहा है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बगल में। मुझे लगता है कि इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब हमें आगे चलना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर कुछ माउंटेन रेंजेस के नाम दिए गए हैं और सारे के सारे फोल्डेड माउंटेन हैं, यानी कि वलित पर्वत हैं, मुड़दार पर्वत हैं जो कि फोल्डिंग से बने हैं। जो बोल के ये कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा है कंप्रेशन, इसके वजह से जिसमें फोल्ड डेवलप हुए हैं। तो इस तरीके से ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से वो कौन से माउंटेन्स हैं जो कि फोल्डेड तो हैं लेकिन यंग हैं एज में। ये यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स नहीं हैं। जैसे माउंटेन के टाइप में आप पढ़ते हैं कि वोल्केनिक माउंटेन है या फिर ब्लॉक माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, रेसिडुअरी माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन में ही कुछ नए माउंटेन हैं, कुछ ओल्ड हैं। यहाँ से आपसे यंग वाले पूछे जा रहे हैं, अरावली, एपलेसियंस, रॉकी और एंडीज। तो यहाँ पर जो ये रॉकीज माउंटेन है और जो एंडीज माउंटेन है ये रिलेटिवली नए हैं, तो ये यंग फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। और यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला है और जो एपलेसियंस हैं ये कंपैरेटिवली ओल्डर हैं, तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। अब वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं समय के साथ वो विखंडित हो रहे हैं और उनकी जो हाइट है वो कम हो रही है, टूट फूट हो रहे हैं। उसमें कई तरीके के इरोजनल एक्टिविटीज ज़्यादा एक्टिव हैं, जबकि जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं ये अभी
बनने के प्रक्रिया में है, मेकिंग प्रोसेस में है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी इनकी हाइट बढ़ ही रही है। जैसे कि पहले आप हिमालय का हाइट 8,848 मीटर जानते थे, जो कि आगे चल के 8,850 मीटर पढ़ने को मिलने लगता है 1 साल पहले। यानी यहाँ इसकी हाइट बढ़ी है, या जो भी थोड़ा बहुत हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्लेट्स जो है वो अभी कंप्रेशन हो रहा है, तो हाइट बढ़ना ऑब्वियस है, लाजमी है। अब ये सब कुछ क्यों होता है, आपने प्लेट विवर्तनीय सिद्धांतों में पढ़ा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो साउथ अमेरिका में आपको ये माउंटेन रेंज नज़र आ रहा है, ये है एंडीज। यहाँ पर ये रॉकीज नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये हिमालय है। यूरोप में ये आल्प्स का क्षेत्र था, हमने अभी देखा था अलग से। जबकि ये देखिए, ये एप्लेसियन माउंटेन्स है, और यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र में ये अरावली रेंज है। अब और थोड़ा हम देख लेते हैं, तो देखिए ये 2 टाइम है, एक है ऑर्डोविंसियन पीरियड और पर्मियन पीरियड। ये अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से कहें तो ऑर्डोविंसियन हो गया करीब 500 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 5000 लाख साल पहले। और पर्मियन जो है ये करीब 250 मिलियन ईयर्स एगो, या कह लें कि 2500 लाख साल पहले। तो तुलनात्मक जो पहाड़ पर्मियन एरा में बने हैं, पर्मियन पीरियड में बने हैं, वो नए हैं, जबकि ऑर्डोविंसियन वाले पुराने हुए। तो यहाँ पर जो एप्लेसियंस हो गए, ये ऑर्डोविंसियन में बने हैं, जबकि हिमालय, आल्प्स और रॉकी, ये सब कुछ जो है ना, ये रिलेटिवली जो नए हैं वो पर्मियन पीरियड में बने हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं डिफरेंस। ये माउंटेन्स का एक ब्लैंक मैप है, और आप इसको पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करिए कि सारे जो भी माउंटेन्स दिए गए हैं इसको फिल कर सकें, आप बता सकें। जैसे कि इसका नाम एटलस है, इसी तरीके से हमने देखा था कि ये यूराल है, और भी बाकी जो भी यहाँ माउंटेन्स रेंजेज हैं यहाँ पे, इनको एक बार को आप यहाँ पर मतलब मार्क करिए, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर टेक्टोनिक प्लेट? अंटार्कटिका प्लेट, नज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने देखा था मेजर तौर से 2 हिस्सों में बांट के हम प्लेट्स को देखते हैं। कुछ मेजर होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, जायंट साइज के हैं, और कुछ छोटे होते हैं, उनको माइनर प्लेट्स कहते हैं। तो पूरी की पूरी सूची है कि मेजर कौन है और माइनर कौन है, और ये पूरा आपको कहानी पता है कि हम देखते क्या है कि जो टॉप लेयर है, जिसको कि हम लोग मोटे तौर पर क्रस्ट कह देते हैं, इसको अगर हम फर्दर क्लासीफाई करके समझना चाहें तो जो टॉप लेयर है अर्थ का, वहां पर हमें सबसे ऊपर लिथोस्फीयर देखने को मिलता है। लिथ यानी स्टोन का लेयर होता है, जो कि काफी सख्त होता है और डेंसिटी कम होती है, सॉलिड स्टेट में है। और सेमी मोल्टेन स्टेट में इसके नीचे का लेयर है स्टेनोस्फीयर, जिस पर यह फ्लोट करता है। ओके, तो यही प्लेट्स हैं जो कि फ्लोट करते हैं, और यहां पर वो अलग अलग प्लेट्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, कोकोस प्लेट, ये सब दिख रहे हैं। तो जो मेजर प्लेट हैं उनकी टोटल संख्या है 7। कौन कौन से? तो अंटार्कटिक प्लेट, ये आपने देख लिया। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये यहाँ और इस क्षेत्र में दिखाया गया है पैसिफिक प्लेट को। फिर इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड का जो हिस्सा है ये मिला के एक प्लेट हो गया, और अफ्रीकन प्लेट ये आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर कौन सा प्लेट हमें देखने को मिलता है? यूरेशियन प्लेट। ये टोटल 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसके बाद जो आपको इसमें नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये कोकोस प्लेट हो गया, ये नज़का प्लेट हो गया, ये कैरेबियन प्लेट हो गया, ये फिलीपींस के क्षेत्र में ये फिलीपीन प्लेट हो गया, ये सब कुछ जो है, या फिर फिजी प्लेट है, और भी जुआन दे फुका प्लेट है, ये सब माइनर की कैटेगरी में आते हैं। आपसे यहां पर पूछा गया था कि इसमें से कौन सा एक माइनर प्लेट नहीं है, अर्थात कौन सा एक मेजर प्लेट है। तो वो अंटार्कटिका प्लेट है, वो मेजर की श्रेणी में हमने देखा था, और बाकी सारे जो दिख रहे थे वो तो माइनर हैं ही। तो 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, और यहां पर आपको बताना है कि वो कौन सी एक लोकल विंड है जो कि एग्जाम्पल है वार्म या हॉट विंड की। अब लोकल विंड जब हम पढ़ते हैं तो उनके 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, या तो वो वार्म हो या हॉट हो या
कूल हो या कोल्ड हो। अब एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है कि वो मॉइस्ट हो नहीं तो ड्राई हो। अब इसमें अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं कि कोई हॉट एंड ड्राई हो, कोई हॉट एंड मॉइस्ट हो, या हो सकता है कि कूल एंड ड्राई हो और कूल एंड मॉइस्ट हो। ऐसे क्लासिफिकेशंस किए जा सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वार्म होना चाहिए, यहाँ पर बाकी मॉइस्चर कंटेंट के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। और ऑप्शंस हैं चिनूक, पेम्पेरो, मिस्ट्रल, बोरा और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रीजन है, हमने यहाँ पर देखा कि इस तरीके से अगर ये नॉर्थ अमेरिका ये यूएसए है तो यहाँ पर रॉकीज माउंटेन है और रॉकीज माउंटेन से जो हॉट एयर जो है जो कि मैदानी भाग में यहाँ पर आता है, जो कि यहाँ बर्फ जमा होता है, इस बर्फ को गला देता है और फिर ये जो क्षेत्र है प्रेरी का जो मैदान है ये गेहूं की खेती के लिए उपयोगी साबित होता है। तो लोग बहुत जोश से, हर्षोल्लास से इस चिन्यूक का स्वागत करते हैं और लोकली इसको आइस ईटर के नाम से भी जाना जाता है, यानी बर्फ गलाने वाला। इससे इकोनॉमी जुड़ी हुई है। यही जो है ये वार्म करंट है। बाकी यहाँ पर जो तीनों नाम दिए गए हैं, पेम्पेरो, मिस्ट्रल और बोरा, ये सारे कोल्ड करंट, कोल्ड लोकल विंड्स हैं। ओके, अब चलिए यहाँ पर विशेष इस मैप को देखिए, आपको आइडिया लगेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ चिनूक को दिखाया गया है, यहाँ नॉर्थर को दिखाया गया है, यहाँ ये पंपेरो। अब आप देखते हैं कि ये घास के मैदान है, पंपास का क्षेत्र है। इसी तरीके से ये गिनिया के क्षेत्र में हर मटन, और इसका मतलब लोकली होता है द डॉक्टर। अब ये देखिए ये सिरोको है और सिरोको जो है ना ये यहाँ पर धूल भरी आंधी से तैयार होता है। यहाँ मेडिटेरेनियन का पानी उठा के वो जाके यूरोप के इस क्षेत्र में बारिश करा देता है और जब बारिश होती है तो उसमें बहुत डस्ट के पार्टिकल्स भी गिर रहे होते हैं जो कि रेडिश कलर के होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स। तो ऐसा लगता है कि रेडिश रेन हो रही है और इसको कई बार रक्त वर्षा या रेड रेन भी कहते हैं, ब्लड रेन भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से किस लोकल विंड को रेड रेन कहते हैं, रक्त वर्षा कहते हैं। तो उसका सही जवाब है सिरोको। और भी है यहाँ पर, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे बोरा, मिस्ट्रल, ये सारे बताए गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वैसे अगर क्वेश्चन नंबर 4 पर और डिस्कशन करना है तो आप बता सकते हैं कि जो फोन है वो आल्प्स से चलता है, सिरोको जो है सहारा से, सोलानो कह लेते हैं, ये भी सहारा से, आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला में मैंने अभी जिक्र किया था, आइबेरियन पेनिनसुला आप बता सकते हैं कि जो पोर्टुगल और स्पेन का क्षेत्र है उसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। ओके, तो बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे, इनको बता दे सकते हैं आप। और इंडिया में लोकल विंड अगर आपको एक बताना हो तो मालाबार के कोस्ट पर आप याद कर सकते हैं एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं भी उसी क्षेत्र में है। एलिफेंटा ये लोकल विंड है, मोस्ट विंड होता है मॉनसून के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि वो कौन सा कंट्री है जहां पर कि माउंट सीना बंग जो है ये लोकेटेड है और हाल में ही ये न्यूज में दिखा था। और कई बार वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो इसके वजह से अलग अलग वोल्केनिक एक्टिविटीज के वजह से ये जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं वो न्यूज में रहते हैं। क्या ये मलेशिया में है या इंडोनेशिया में है या जापान में है या फिर म्यांमार में है या ऑप्शन ई इनमें से किसी में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। तो आप जानते हैं कि ये सुमात्रा आइलैंड है और ये जावा आइलैंड है। तो ये सुमात्रा के नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पर ये माउंटेन लोकेटेड है जिसका नाम है माउंट सिनाबंग। अब ऐसे जो भी वोल्केनिक एक्टिविटीज हाल फिलहाल में हुए हैं वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और नहीं तो कुछ परमानेंट हैं जिससे आपके सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अफ्रीका और इक्वेटर के काफ़ी करीब यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है। यहाँ पर आपको माउंट ये कोटोपैक्सी देखने को मिलता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र हो गया और यहाँ चारों तरफ जैसे कि जापान के क्षेत्र में आप देखते हैं यहाँ पे माउंट फुजियामा आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से इस क्षेत्र में यहाँ पे जो सुलवेसी वाला क्षेत्र है यहाँ पर हाल में कह लें कि सुनामी वगैरह भी आया था और यहाँ पे माउंट कराकटोआ है। ये सब काफ़ी न्यूज में रहा है। तो ये सब एक बार को आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। उनके प्रकृति पर सवाल पूछा जाता है कि क्या ये एक्टिव वोल्केनो है, एक्सटिंक्ट है या डोरमेंट स्टेज में है। इस तरीके से मेडिटेरेनियन में जब बात होती हुई तो वहां पे माउंट विसुवियस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोम्बोली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे हमेशा ही किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से माउंट एटना भी मेडिटेरेनियन के रीजन में काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, लडांग जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती जिसको कहते हैं इंडिया में,
यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का एक नाम है, वो किस क्षेत्र में इस नाम से जाना जाता है? साउथ ईस्ट एशिया में, या अफ्रीका में, या सेंट्रल अमेरिका में, या यूरोप में, या ऑप्शन ई इनमें से कहीं नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व एशिया में। ओके, तो इस सवाल के पूछे जाने का सीधा मकसद है कि आप यहां पर जो भी झूम खेती की जाती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, उनको लोकल नामों से जाने। जैसे इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसको झूम कहते हैं, दीपा कहते हैं मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में, या फिर बत्रा कहते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, पोडू कहते हैं आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में इसको धावी के नाम से जानते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर वियतनाम में जैसे रे कहते हैं, तावी कहते हैं, माडागास्कर में फांग कहते हैं जो इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कोमिल कहते हैं मैक्सिको में, मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में, और ग्वाटेमाला में। तो ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लडांग वगैरह भी। तो इनको एक बार देख लीजिएगा, एनसीईआरटी क्लास 9th में मोस्ट प्रोबेबली एक सूची बनाकर इन्हें बहुत अच्छे से दिया गया है, और ये पोटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिवर ऑरेंज। अब हिंदी में इसे संतरा नदी मत कह दीजिएगा, हिंदी में भी ऑरेंज रिवर ही कहेंगे। ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है दो देशों के बीच में। वो देश कौन कौन से हैं? ऑप्शंस देख के पता चल रहा है कि ये अफ्रीकन कंट्रीज हो सकते हैं, नाइजर और नाइजीरिया, या फिर साउथ अफ्रीका और नामीबिया, या साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, या नाइजीरिया कैमरून, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच ये बाउंड्री बनाने का काम करती है। यहां पर आप देखिए, यहां पर ये नामीबिया दिख रहा है आपको, और ये है साउथ अफ्रीका, और यहां पर ये देख रहे हैं जो नदी है जो कि यहां जाके फाइनली साउथ अटलांटिक ओशन में गिर जा रही है। इस रिवर का नाम है ऑरेंज रिवर। यहाँ पर कॉन्गो रिवर को दिखाया गया है, कॉन्गो कंट्री भी है और नदी भी है। इसी तरीके से नाइजर देश भी, नाइजर नदी भी है। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं। यहाँ पर नील नदी को दिखाया गया है, और यहाँ पे नील के दो अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, एक का नाम है ब्लू और एक का व्हाइट, दोनों मिल जाते हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में। तो ये सब सवाल आपसे कई तरीके से पूछे जाते हैं। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछ देता हूं कि वो कौन सी नदी है जो कि विषुवत रेखा को ऐसे काटती है, ठीक है, या वो कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करती है, या इंडिया की वो कौन सी रिवर्स हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती हैं। आपसे मैं जवाब की उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, वो कौन सा एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट शेयर है अर्थ के क्रस्ट में? वेट के हिसाब से, भार के हिसाब से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा है? सिलिकॉन, आयरन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। और भार के हिसाब से अगर देखें तो सबसे अधिक मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन है। कितना है? तो नियरली 46.6%। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा मेटल सबसे अधिक पाया जाता है, तो एल्युमिनियम है, और बाई वेट वो 8.13% है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सॉलिड स्टेट में पाया जाने वाला कौन सा नॉन मेटल है जो कि बाहुल्यता में मिलता है, ऑक्सीजन के बाद सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पे सिलिकॉन, और इसकी मात्रा है करीब 27%। और आयरन आता है चौथे नंबर पर, एल्युमिनियम 8% है, आयरन करीब 5%, कैडमियम 3.63%, सोडियम इसके बाद, पोटासियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, और आपको बताना है कि वो कौन सा क्षेत्र है, वो कौन सा डेजर्ट है जहां पर बुशमैन नाम के इंडिजिनस लोग पाए जाते हैं, यानी ट्राइबल पॉपुलेशन बुशमैन पाई जाती है। अटकामा डेजर्ट में, या कालाहारी डेजर्ट में, या मोजावे डेजर्ट में, या थार डेजर्ट में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि अटकामा डेजर्ट, कालाहारी, मोजावे, थार ये कहां पर लोकेटेड होते हैं, या कहां लोकेटेड हैं? और ये जो बुशमैन जनजाति है ये कालाहारी डेजर्ट में, अफ्रीका के जो साउदर्न पार्ट में ये कालाहारी डेजर्ट है, वहाँ ये लोग पाए जाते हैं। यही जो क्षेत्र है, जो ऑरेंज नदी का हम क्षेत्र देख रहे थे थोड़ी देर पहले, वही ये लोकेशन है। इस क्षेत्र में कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ पाए जाने वाले इंडिजिनस पॉपुलेशन का नाम बुशमैन है, और यहाँ पर ऑस्ट्रिच भी मिलते हैं, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग।
अब जब बात इंडिजिनस पॉपुलेशन की हो रही है तो ये अलग अलग जगहों पर अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में ये एबॉर्जिन्स कहलाते हैं, और जैसे बांटू कहलाते हैं जो सेंट्रल और साउदर्न अफ्रीका में बांटू लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। बिडोइन ये कहाँ पर, अरब वर्ल्ड में कहलाते हैं। बुशमैन के बारे में आपने अभी देख ही लिया। स्कीमो कहाँ पर, तो ठंडे प्रदेशों में जो टुंड्रा का क्षेत्र है, खासकर साइबेरिया अलास्का का जो क्षेत्र है। इसी तरीके से जो सेफर्ड होते हैं जो गाउचो कहलाते हैं, और ये पाए जाते हैं पंपास यानी उरुग्वे अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में। हॉर्स बॉय, काउ बॉय भी कहे जाते हैं। और इस तरीके से किर्गिस्तान के क्षेत्र में किर्गिज हो गए। और मूर कहां पर, तो ये मोरक्को के क्षेत्र में मूर आबादी पाई जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहां पर 3 अलग अलग टाइप के रॉक्स के नाम दिए गए हैं, टफ, गैब्रो और पेग्माटाइट। ये किसके एग्जांपल्स हैं? आग्नेय चट्टान के, या अवसादी चट्टान के, या कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक फॉर्म के, या फिर सैंडस्टोन के, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टान, इग्नियस, यानी जो वोल्केनिक एक्टिविटीज के पश्चात जिस तरीके के रॉक्स का निर्माण होता है वो इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं। और ये मैग्मा और लावा से बनता है। बाहर निकल गया तो लावा, अंदर ही रह गया है, अभी अर्थ के बाहर नहीं आया है तो मैग्मा है। अब जो बाहर आ गया वो एक्सट्रूसिव कहलाता है, अंदर रह गया तो प्लूटोनिक या इंट्रूसिव कहलाता है। फिर बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, ये सब नाम आपने देखा है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बासाल्ट, वोल्केनिक ब्रेशिया, टफ, ये सब। और यहां पर ये आपको रॉक साइकिल हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि किस तरीके से चट्टान जो है वो समय के साथ उसका रूप जो है बदलता रहता है। कभी एक ही चट्टान आग्नेय है, बाद में चल के वो अवसादी हो जाता है और कायांतरित भी बन जाता है। तो ये रॉक साइकिल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following ocean currents is a warm ocean current? यहाँ 4 नाम दिए गए हैं, क्यूरोशियो, ओयोशियो, कैलिफोर्निया की धारा, बेंगुआला की धारा, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ओशन करेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब बात जियोग्राफी की जाए। यहाँ पर चारों नाम जहन में रख लीजिए और हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको जो यहाँ नाम आए थे उनको पहले टिक कर लेते हैं। यहाँ पर ओयोशियो का नाम आया था, यहाँ क्योशियो का नाम आया था, यहाँ पे बेंगुआला के धारा का नाम था, और यहाँ पे कैलिफोर्निया के करेंट का नाम था। अब यहाँ नीचे में बताया गया है कि जो रेड कलर से दिखाया गया है वो वार्म करंट है, और जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो कोल्ड करंट है। सवाल आपसे वार्म पूछा गया था, तो यहाँ पे मात्र जो जापान के पास क्यूरेशियो की धारा है वो वार्म करंट है, बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए गए थे वो कोल्ड करंट थे। अब ऐसे भी समझिए कि जो भी करंट है जो कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है वो रेड कलर से दिखाया गया है, और इसका यह मतलब है कि वो जो करंट है वो वार्म नेचर का है, जबकि जो पोल के तरफ से इक्वेटर के तरफ आता है वो कोल्ड नेचर का होता है, जो कि समझना काफी ऑब्वियस है। इसमें किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सही जवाब इसका हो गया क्यूरोशियो की धारा, ऑप्शन नंबर ए था यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, ये सही जवाब हो गया। तो अब हमें आगे चलना चाहिए। ओशन करंट हमने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, और आपको बताना है कि ये किस तरीके के पेड़ हैं, यानी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस तरीके के बायोन में। पाइन, स्प्रूस, फर, पाइन, स्प्रूस, कैनिपर, जूनिपर, ये सारे नाम जो हैं एक साथ आते हैं, और इसको हिंदी में अगर बोले तो पाइन को चीड़ कहते हैं, स्प्रूस है, और फर जो है इसको देवदार कहते हैं। सवाना जंगलों में, या फिर टैगा में, या फिर ट्रॉपिकल हार्डवुड डिसाइडुअस फॉरेस्ट, या फिर इक्वेटोरियल एवरग्रीन, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। अब ध्यान देने वाली बात है कि सवाना को फॉरेस्ट कहना ही उचित नहीं है, ग्रासलैंड कहा जाता तो ज़्यादा बेहतर था, इसको ऐसे ही हटा दीजिए। ये जो नाम दिए गए हैं ये ठंडे प्रदेशों के पेड़ पौधे हैं, ये आप जानते हैं, और यहाँ पर ठंडे प्रदेश में टैगा का नाम दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं पर इस तरीके के वेजिटेशन पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, जो ये टैगा यहाँ पर डिनोट किया गया है डार्क ग्रीन कलर से, जो आप देख पा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में और यहाँ पर यूरेशिया में देख पा रहे हैं। इंडिया में भी जो ऊंचाई वाले जगह हैं, ड्यू टू एल्टीट्यूड्स यहाँ पे टैगा वेजिटेशन मिलती है, और यहाँ ये बहुत अच्छे से वेजिटेशन और बायोम को दिखाया गया है। आप इसको पॉज करिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि इक्वेटोरियल, मॉनसून टाइप, एरिड डेजर्ट कहाँ पर पाए जा रहे हैं, ये सहारा का जो क्षेत्र है यहाँ पर किस तरीके के मतलब वेजिटेशन है, एंड एवरीथिंग, सवाना कहाँ कहाँ है, इस तरीके से समझदारी होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 13 ओशन करेंट से ही रिलेटेड है कि जो डॉगर बैंक है, जो एक फेमस फिशिंग ग्राउंड है, ये कहाँ लोकेटेड है? उत्तरी सागर में, या गल्फ ऑफ मेहिको में, या ब्लैक सी में, या गल्फ ऑफ मन्नार में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये डॉगर बैंक जो है, या दुनिया में कहीं भी फिशिंग जो होती है ना, वो उसके लिए खास तरीके का जगह चाहिए, यानी कि वहाँ बहुत चौड़ा कंटिनेंटल शेल्फ होना चाहिए, वहां पर वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स का मिलाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे फॉग का निर्माण होगा, और जब फॉग बनेगा तो वहां पर उसको वहीं पर हम देखते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स पैदा होते हैं, और उन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए वहां जूप्लैंक्टन्स आते हैं, और उन जूप्लैंक्टन्स को खाने के लिए मछलियां आती हैं छिछले जमीन पे, छिछले पानी में। तो इस तरीके के जो इन्वायरमेंट होते हैं दुनिया में कहीं भी, वो बड़े बड़े फिशिंग ग्राउंड बनते हैं। जैसा कि आप इसमें देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गल्फ स्ट्रीम है और इधर से लेब्राडोर की धारा आ रही है। ये जो ठंडा और गर्म मिल रहा है, ये क्षेत्र हो गया। इसी तरीके से ब्रिटेन के बगल में यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यही वो क्षेत्र है जहाँ पर कि इसको किस नाम से जानते हैं? इसको डॉगर बैंक के नाम से जानते हैं। ये ग्रैंड बैंक हो गया। तो दुनिया में जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ओयोशियो की ठंडी करंट है और क्यूरेशियो गर्म करंट है, तो यहाँ इस क्षेत्र में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है जापान का। तो ऐसे जगहों पर ही फिशिंग की जाती है और ये बहुत फेमस है। तो सही जवाब हो गया नॉर्थ सी, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन अगर चाहें तो जो दुनिया भर में आप बता सकते हैं कि जहाँ पर वार्म और कोल्ड करेंट्स मिल रहे हैं, जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफी चौड़ा हो, वहां पर फिशिंग ग्राउंड्स बढ़िया डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा? नदियों से सवाल हर बार बीपीएससी पूछती है, अलग अलग तरीके से, कभी बिहार स्पेसिफिक होके और कभी बिहार स्पेसिफिक ना होके। यहां पर नदियों के नाम दिए गए हैं तुंगभद्रा, कोयना, मूसी और शबरी, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मूसी नदी जो है इसी के नज़दीक में या इसी पर हैदराबाद लोकेटेड है, और ये कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से भीमा, सीरा, नीरा, मन, ये सारी नदियां जो हैं, भीमा, सीना, नीरा, मन, ये सारी कृष्णा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। कोयना भी है, कोयना पर डैम बना हुआ था और बाद में ये अर्थक्वेक का वजह बना था, आप सभी जानते हैं 90s के टाइम में। लेकिन यहाँ पे जो सबरी नदी है ना, ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। जो सबरी नदी है ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, और इसका ओरिजिन जो है वेस्टर्न स्लोप से है, ईस्टर्न घाट के, और ये ओडिशा स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट नदी है। और फिर आगे चल के हम देखते हैं कि ये जाके मिल जाती है गोदावरी में। तो ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। आपसे यही ऑड मैन आउट पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको कृष्णा रिवर सिस्टम की ये पूरी मैप दिखा सकता हूं। आप यहाँ तुंगभद्रा नदी को देख पा रहे हैं, यहाँ नागार्जुन सागर डैम को देख पा रहे हैं, ये मूसी नदी है क्योंकि इस पर हैदराबाद लोकेटेड है, ये भीमा नदी है, ये मेन कृष्णा नदी, ये तुंगभद्रा को दिखाया गया है, वापिस से यहाँ देख पा रहे हैं कोयना नदी है। तो इस तरीके से एक नेटवर्क मालूम होना चाहिए। ये कहाँ से निकल के आती है? महाबलेश्वर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बायोम देख रहे थे, वेजिटेशन देख रहे थे, तो वहां पर हमने टैगा वेजिटेशन देखा था। एक दूसरा सवाल है कि रेडवुड, रोजवुड, ग्रीन हार्ट, महोगनी, बोनी, इस तरीके के जो पेड़ हैं वो किस तरीके के वन में पाए जाते हैं? काफी हैवी डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाले ये पेड़ होते हैं, लकड़ियां होती हैं, ये पाई जाती हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। और इंडिया में ये कहाँ मिलते हैं? तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पर, इसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं, और इनके लिए वार्म और ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए होता है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए होती है। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 कि सतलज नदी जो है, आप जानते हैं कि ये जो है ये एंटीसीडेंट नदी है, यानी कि जो ये हिमालय का निर्माण हुआ है उससे पहले की नदी है, और हिमालय को चीरते हुए ये इंडिया में घुसती है। तो सतलज नदी इंडिया में आती है किस दर्रे को क्रॉस करके, किस पास के थ्रू आती है? शिवकिल्ला, नीति पास, नाथुला पास, माना पास, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ये मैप देखिए, ये रिवर सिस्टम है। आप यहाँ सतलज रिवर को देख पा रहे हैं, मानसरोवर झील के काफी नजदीक से ये निकलती है। जिस जगह से ये निकल के आती है
क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? वो प्लेस कौन सा है जहां से सतलज निकल के आती है? और फिर आप देख रहे हैं कि इंडिया के टेरिटरी में यहाँ इंटर कर जाती है, आगे चल के इसमें ब्यास नदी मिलती है और फिर पूरा का ये पूरा जो है इंडस रिवर सिस्टम की पूरी कहानी है। तो ये कौन सा पास है जिसको ये सतलज नदी क्रॉस करके आ रही है? तो इस पास का नाम है सिपकिल्ला पास। कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है, इंडो चाइना बॉर्डर पर है। और तिब्बत के क्षेत्र में सतलज नदी को किस नाम से जानते हैं? तो लैंकेंग जांगबो नदी के नाम से जानते हैं। इंडिया में ये इंटर करती है इसी पास से और ये रूट हुआ करता था ओल्ड सिल्क रूट का। नीति पास का चर्चा आया था और ये उत्तराखंड में है, इंटरनेशनल हाई माउंटेन पास है और ये उत्तराखंड को कनेक्ट करता है तिब्बत से। नाथुला पास ये देख पा रहे हैं, ये ईस्टर्न सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में है। और माना पास कहाँ पर है? तो ये माना गांव के काफ़ी नज़दीक है उत्तराखंड में और काफ़ी न्यूज़ में भी आजकल रहा था, इंडिया तिब्बत को कनेक्ट करने में मदद करता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा पास है उत्तराखंड का जिसके थ्रू लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं? अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 संघाई डियर के बारे में पूछा जा रहा है। यही वो संघाई डियर है, कई बार इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है और किसी खास क्षेत्र में भारत के किसी खास स्टेट में मिलता है। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, किबुल लमजाओ नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं। अब आप बता सकते हैं कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ये मिलते हैं मणिपुर के इलाके में, खासकर जो किबुल लमजाओ नेशनल पार्क है और वहाँ पर। और ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है, ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर्स लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया? कि वो किस तरीके का फॉरेस्ट है जो कि इंडिया में सबसे अधिक जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है? ट्रॉपिकल डिसाइडुअस फॉरेस्ट या फिर माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन या ट्रॉपिकल थोर्न या फिर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए सही जवाब? इस मैप को देखिए, थोड़ा सा एनालाइज करिए और आपको ये वाला रीजन सबसे अधिक लग रहा है एरिया वाइज, इतना तो आप समझ पा रहे हैं। और यह है ट्रॉपिकल मोस्ट डिसाइडुअस। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रॉपिकल यहां पर डिसाइडुअस की बात हो रही है। अब यहां पर डिसाइडुअस है वो दो तरीके का होता है, एक ड्राई डिसाइडुअस और एक मोस्ट डिसाइडुअस। मोस्ट को हमने अभी दिखाया और बाकी ये वाला जो क्षेत्र है ये ड्राई डिसाइडुअस का है और इस तरीके से मर्ज करके ये सबसे अधिक एरिया कंट्रीब्यूट करता है। ओवरऑल डिसाइडुअस यानी पर्णपाती वन के लिए 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल चाहिए सालाना। और यहां पर देखते हैं कि ये मॉनसून फॉरेस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन? यानी धरती की जुड़वी बहन या धरती का जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा किसे कहते हैं? उसी प्लैनेट को कहते हैं जिसको मॉर्निंग स्टार के रूप में जानते हैं, जिसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं यहाँ वीनस की। यानी सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, जिसको कि शुक्र ग्रह के रूप में भी जानते हैं। और वीनस जो है सेकंड प्लेनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। टोटल 4 टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और ये जो अर्थ का जो टाइम लगता है रोटेशन में, अगर और अर्थ के लिए जो टाइम लगता है 365 दिन का रेवोल्यूशन में, तो अर्थ डे के हिसाब से वेनस के 224 दिन लगते हैं। ओके, अर्थ की जुड़ी बहन कही जाती है बिकॉज ऑफ इट्स साइज, काफी चमकीला सुबह सुबह नजर आता है और इवन शाम में भी। और इस वीडियो का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड? यूपीएससी इस पर बहुत मजेदार एक बार सवाल पूछा था और आपको यहां पर सिंपली बता देना है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए मैं आपको अरुणाचल प्रदेश का वाइल्ड प्रोटेक्टेड
एरिया मैप दिखाता हूं। और जो ये नंबर 2 से दिखाया गया है ये नामदफा नेशनल पार्क है। और खास बात यह है कि इस नेशनल पार्क में आपको अलग अलग किस्म के बायोम दिखते हैं, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, मोस्ट डिसाइडुअस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और इवन अल्पाइन फॉरेस्ट भी हाई एल्टीट्यूड्स पर नजर आते हैं। गजब की डाइवर्सिटी है। ये जो नंबर 4 से डिनोट किया गया है ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो नंबर 1 से डिनोट किया गया है ये मॉलिंग नेशनल पार्क है। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे जो नंबर 3 है ये डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नंबर 7 जो ये दिखाया गया है नामदफा के काफी करीब ये कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस तरीके से थोड़ा बेहतर आइडिया आपको रहना चाहिए। अब ये जो 10 और 11 है आप समझ सकते हैं कि ये अरुणाचल को टच जरूर करते होंगे। और ये कौन से हैं तो पखुई और शेषा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चंस को देखा और इन क्वेश्चन से आपको एक बेहतर आइडिया ये लग चुका होगा कि किन जगहों पर कितना स्ट्रेस देना है, टाइम का सही मैनेजमेंट कैसे करना है, किन जगहों पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, किन जगहों पर कम होना चाहिए। इस सीरीज में ये 11वां वीडियो था, जियोग्राफी टॉपिक से था। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए जो सीरीज है काफ़ी मज़ेदार रही होगी और इससे आप बहुत कुछ लाभान्वित हो रहे होंगे। तो अगर आप इससे लाभान्वित होते हैं तो थोड़ा आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ भी आप दे सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमेशा बेसब्री से मुझे इंतजार रहता है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।